गांधी दर्शन के अंतर्गत होने वाली आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में, पिछले अध्याय में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभिक चरण के ऊपर विस्तार से नजर दौड़ाई थी और हमने पाया कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन के बाद या असहयोग आंदोलन को चोरी कांड के बाद वापस लेने पर गांधी जी की छवि पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा, उसका हर्जाना एक तरह से जनता ने असहयोग आंदोलन की बजाय सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के चुकाया। तो गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अप्रैल 1930 में जो आह्वान किया गया था, जिसके अंतर्गत सरकारी जो कर अदायगी है, भूकर है, अवैध तरीके से नमक बनाना, शराब की दुकानों के ऊपर धरना प्रदर्शन हड़ताल करना और विदेशी जो वस्तुएं हैं, विशेष रूप से विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना, ताकि स्थानीय उद्योगों को, स्थानीय कपड़ा व्यवसायियों को इसका लाभ मिले। तो इस के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार बहुत तेज गति से हुआ और हर वर्ग के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी बड़ी मात्रा में इसके साथ में जुड़ गए। और बंबई प्रांत में तो घनश्याम दास बिड़ला, खेतान, लाला श्रीराम, इधर पंजाब और अहमदाबाद, विशेष रूप से खेड़ा, बारदोली, चंपारण, यहाँ पर भारी मात्रा में लोग सरकार के विरुद्ध निकल आए। तो आज का हमारा जो विचारणीय बिंदु है वो है कि शहरी क्षेत्र में तो इसका फैलाव जबरदस्त था, लेकिन क्या देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार रहा? यदि रहा तो उसका क्या असर रहा और कौन कौन लोग उसके अंतर्गत सम्मिलित रहे और कांग्रेस की उसमें क्या भूमिका थी, गांधी जी का उसमें क्या मार्गदर्शन था और कौन कौन नेता लोग या जो आंदोलनकारी है उनका योगदान इसमें रहा। तो हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में गांधी जी बड़े लोकप्रिय रहे। छुटपुट घटनाएं भी हुई, जैसे हमने पहले देखा चटगांव, पेशावर और शोलापुर, वहां के ऊपर हिंसक घटनाएं हुई जिससे गांधी जी कुछ विचलित हुए, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने इनको इग्नोर किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऐसे बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे, जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, सुभाष बोस वगैरह, जिन्होंने पूर्णतः समर्पित होकर के इस आंदोलन में भाग लिया। तो इसका स्वरूप अभी तक शहरी क्षेत्र में था, लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी फैलता गया। भारत सरकार भारतीय व्यापारियों के दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत नहीं होती तो हमें उन लोगों के साथ मिलकर अपना भाग्य आजमाना होगा जो स्वराज्य के लिए सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। यानी व्यापारी, मजदूर, कामगार, उद्योगपति, ये तमाम तो थे ही, लेकिन अब कृषक वर्ग भी बड़ी संख्या में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़ रहा था, क्योंकि उनको भू कर नहीं देना था, भू राजस्व का टैक्स नहीं देना था, नमक का अवैध कारोबार करना था ताकि नमक कानून को तोड़ा जा सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आंदोलन का जो स्वरूप है वो शहरी से अब ग्रामीण होता जा रहा था। 1930 में पूरे वर्ष भर बंबई महानगर सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य गढ़ बना रहा। 13 जून को होम मेंबर H.G. हेग ने अत्यंत घबराहट में रिपोर्ट दी कि गांधी टोपियों से सड़कें भरी पड़ी है। वर्दीधारी स्वयंसेवक धरने के लिए पुलिस जैसी नियमितता
एवं अनुशासन से तैनात रहते हैं और भारी जुलूस, जिनमें से 23 मई वाला कम से कम एक जुलूस 28 भारतीय व्यापारिक संगठनों द्वारा प्रायोजित था। यातायात पुलिस के आम प्रकारियों की अवहेलना कर रहे हैं। ये सत्य है कि मुसलमान अधिकांशतः इसमें अलग रहे और 1930 की हड़ताल की विफलता, आर्थिक मंदी के कारण गिरती हुई कीमतों एवं बेरोजगारी के कारण भय और कम्युनिस्टों की अति वामपंथी नीतियों के कारण अधिकांश कामगार भी इससे दूर रहे। तो हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक ढंग से एक बहुत ही नियोजित तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा था, जिससे ब्रिटिश हुकूमत बहुत चिंतित भी थी। बंबई शहर में पारंपरिक गांधीवादी नेतृत्व के प्रतिनिधि थे जमनालाल बजाज और पटेल के शिष्य एस के पाटिल, किंतु कांग्रेसी युवकों में एक जुझारू दृष्टिकोण भी विकसित हो रहा था, जिसके अगुवा के एफ नरीमन और यूसुफ महर अली थे, जो कुछ ही वर्षों बाद प्रमुख समाजवादी नेता बने। 1930 के अंतिम चतुर्थांश तक कांग्रेसी स्वयंसेवक मिलों और गोदी यानी कि बंदरगाहों के मजदूरों का समर्थन जुटाने में गंभीर प्रयास करते हुए सफल रहे। इसके बीच बंबई सत्याग्रह कमेटी के साइक्लो स्टाइल पर्चे बांटे जा रहे थे, जिनमें ठाकुरदास जैसे व्यापारी नेता भी शामिल थे। हालांकि उनकी आलोचना भी हो रही थी, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा संकेत था कि व्यापारी जो नेता है वो भी इसमें शामिल हो रहे थे। हालांकि गांधीवाद या गांधीवादी जो रचनात्मक कार्य करने वाले लोग हैं वो इस जन आंदोलन को नियंत्रित रखना चाह रहे थे, लेकिन गुजरात के खेड़ा के आनंद, बरसाड़, नाडियाड तालुके, भड़ोच, जंबूसर, बारदोली, यहां पर आंदोलन नियंत्रित रहा। बाकी जगह पर वो सारा का सारा हम देख रहे हैं कि अनियंत्रित हाथों में जाने लगा था, क्योंकि मास लेवल पे लोग इसके साथ में जुड़ रहे थे। 1930-31 के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में जो राजस्व वसूली है वो बकाया रही। यह इंगित करता है कि ये जो आंदोलन है अब विभिन्न अंचलों में फैल रहा था और लोग राजस्व की ना अदायगी करने के ऊपर उतारू थे। मध्य प्रांत, जिसको हम मध्य प्रदेश कह सकते हैं आज का, वहां पर भी ये आंदोलन बड़ी तेजी से फैलता जा रहा था। 23 जुलाई को रिपोर्ट दी कि असहयोग आंदोलन बंबई के बरार और मराठा देश में प्रवेश कर रहा है। इसके प्रति जनता का रवैया अर्ध धार्मिक है और पर्याप्त सीमा तक व्यक्तिगत क्षति की कोई चिंता नहीं की जा रही है। यानी कि इस आंदोलन में भाग लेने पर यदि किसी को प्रताड़ित किया जाता है, सजा दी जाती है, तो उसकी चिंता नहीं, क्योंकि हम है जो जनता के हित के लिए, आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए इसमें जुड़े हैं। व्यक्तिगत जो क्षति है होती रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्य प्रांत में भी ये आंदोलन बड़ी तेजी से फैलता जा रहा था। वन रक्षकों एवं पुलिस दलों पर हिंसक आक्रमण बढ़ने लगे थे। कर्नाटक के कुछ जिलों में मालगुजारी और ना अदायगी का आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। दिसंबर 1930 की पाक्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है कि महाराष्ट्र के कुछ भागों में खोटों के काश्तकारों को लगान न देने के लिए राजी करके खोटों को मालगुजारी की ना अदायगी के लिए बाध्य किया जा रहा था। तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ हो जाने से गांधीवादी अपरिवर्तनवादी नेता सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने 1925 में सलेम जिले के तिरुचेनगौड़ आश्रम में अपना मुख्यालय बना रखा था, अवसर मिला कि वो आश्रम के जो लोग हैं उनके माध्यम से इस जो आंदोलन है उसका प्रचार प्रसार करें और उसके अंदर वो काफी कुछ कामयाब भी रहे। मालाबार में नमक सत्याग्रह का आयोजन करने वाले थे केलप्पन एक नायर कांग्रेसी नेता थे और 1920 के मध्य दशक के वैकम के मंदिर सत्याग्रह के सिलसिले में उनका संपर्क निम्न जाति के लोगों से हुआ था। इसी प्रकार से हम देखते हैं उड़ीसा
में जहां गोपबंधु चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ में जुड़ते गए। स्थानीय लोगों का खासा बड़ा वर्ग स्पष्ट रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखता था। निसंदेह उड़ीसा के नमक निर्माण के पुराने उद्योग पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। आंध्र की भांति असम में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही तेज गति से फैलता गया और सरकारी विद्यालयों के 15,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने स्कूल जाने से मना कर दिया और 2,373 के लगभग गिरफ्तारियां दी गई और सिलहट जिले के 892 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी। उत्तरी कामरूप जिला असम राइफल्स का भारी क्षेत्र था, वहां पर असम राइफल्स को रूट मार्च करना पड़ा क्योंकि भारी मात्रा में लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे थे। बंगाल में हालांकि कांग्रेस खास तौर पर गुटबंदियों में फंसी हुई थी। सुभाष चंद्र बोस और JM सेन गुप्ता ने अपने अपने तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत भाग लिया था। मिदनापुर, हुगली, आरामबाग ये ऐसी जगह थी जहां पर बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, व्यापारी, आम लोग हैं जो सड़कों पर निकल आए। पंजाब में भी आंदोलनकारी एकजुट नहीं थे, लेकिन फिर भी आंदोलन करने के जो उद्देश्य है, जो मकसद है, उसको लेकर के यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में अलग अलग गुटों में लोग अच्छा, पंजाब इसलिए महत्वपूर्ण था कि वो सैनिकों की संख्या ब्रिटिश आर्मी में सबसे ज्यादा पंजाब की थी और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जहां खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वो इसके नजदीक था। इस कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट पंजाब से बहुत ज्यादा चिंतित थी कि ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर यह आंदोलन पूरी तरह से फैल जाए। इसी प्रकार से बिहार के अंदर सबसे ज्यादा किसान इस आंदोलन से जुड़ते गए। जगह जगह उन्होंने चक्का जाम कर दिया, करों की ना अदायगी प्रारंभ कर दी और नमक कानून को तोड़ा। किसानों के जो झुंड है जो अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नजर आए और दीप नारायण सिंह जो एक बहुत बड़े जमींदार थे, वो भी किसानों के फेवर में यहाँ पर आकर के बिहार के अंदर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फैलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शहरी क्षेत्र से प्रारंभ होकर के ग्रामीण क्षेत्रों में फैला और विभिन्न अंचलों में, देश के विभिन्न हिस्सों में इसने जनजीवन को प्रभावित किया। हालांकि गांधी जी और रचनात्मक गांधीवादी कार्य करने वाले लोग इस आंदोलन के हिंसक होने से थोड़ा चिंतित हो रहे थे, लेकिन फिर भी इन घटनाओं को अब उन्हें इग्नोर करना पड़ा। बंगाल में जो हिंसक घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही थी, वहां के बारे में गांधी जी चिंतित थे। गुजरात में गांधी जी चिंतित थे, बंगाल और बिहार, विशेष रूप से बिहार के बारे में चिंतित थे, लेकिन फिर भी अधूरे मन से ही उन्होंने इस आंदोलन को अभी तक चलायमान रखा। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो समझौतावादी नीति है उसका अवलंबन होता है और भारतीय जो कांग्रेस के नेता है BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जोहर, इन सबको गोलमेज सम्मेलन का न्योता देकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए स्वराज्य की जो मांग है उसको मानने के लिए विचार करने के लिए तैयार है। और इसके लिए नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और उसमें भारतीय नेताओं ने भाग लिया। हालांकि इस भाग लेने के ऊपर आपस में मतभेद हुआ, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन को कमजोर करने या उसको यहाँ पर रोकने के लिए गोलमेज सम्मेलन काफी हद तक जिम्मेदार था। तो इस प्रकार से वो परिस्थितियां जिसके कारण से गोलमेज ये सविनय अवज्ञा आंदोलन
चरम गति पर गया, गांव तक फैला और फिर उसका उतार हम गोलमेज सम्मेलन के कारण देखते हैं। लेकिन गांधी जी की मनोस्थिति का भी यहाँ आकलन हमें करना चाहिए कि गांधी जी एक बहुत ही सत्य और अहिंसा पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनके बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने यह महसूस किया कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए केवल अहिंसक आंदोलन ही काफ़ी नहीं है, और जो हिंसक घटनाएं हो रही थी उसको वो आंख मूंद करके महसूस कर रहे थे और उसको सहन भी कर रहे थे और इनको एक तरह से इनडायरेक्ट में अलाउ भी कर रहे थे। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र जो विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर गांव के गांव ढोल बजा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन के फेवर में आ जाते थे। किसी नेता को पकड़ते तो वो पूरा के पूरे गांव उठ करके उनको छुड़ाने के लिए वो आगे आते थे। तो अब आदिवासी और ग्रामीण बहुल इलाके, किसान, ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जुड़ रहे थे, लेकिन गोलमेज सम्मेलन का शिकूफा खड़ा करके सरकार ने इस आंदोलन को एक तरह से खत्म कर दिया। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।